वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 6 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस पार्ट 2. सो लेट्स बिगिन. So in this particular section we would discuss about the transportation of gases in the blood and gas exchange in aqueous media. ठीक है. So first of all we must understand हाउ गैसेज एक्सचेंज. हमें सबसे पहले ये देखना है कि गैसेज एल्वियोलाई लेवल पर किस तरीके से एक्सचेंज होती हैं. ठीक है. इससे पहले हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्कस किया था तो लंग्स के स्ट्रक्चर, ठीक है, वो सारा ब्रोंकाई कहाँ पर है, ब्रोंक्यूल्स कैसे बनते हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई लेवल तक हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया था. अब हमें क्या डिस्कस करना है कि जो एल्वियोलाई लेवल है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, उसमें गैसेस कैसे एक्सचेंज होती हैं. ठीक है. तो ये आपको पिछले वाले लेक्चर में अच्छे से बता दिया गया है कि ये जो एल्वियोलाई है ये क्या है. दीज आर द प्राइमरी साइट या फंक्शनल एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर गैस एक्सचेंज, जहां पर गैस एक्सचेंज होगी. कौन कौन सी गैस एक्सचेंज होंगी? ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन होगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड होगी, है ना. ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, एक्सचेंज होती हैं. किस किस के बीच में एक्सचेंज होती हैं? ये एक्सचेंज होती हैं एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में, है ना. ब्लड और एल्वियोलाई के बीच में एक्सचेंज होती हैं. और ये जो एक्सचेंज का तरीका है, ये चाहे वो नॉर्मल एनवायरनमेंट से हमारे नॉस्ट्रिल्स में आना हो, है ना, या फिर किसी भी लेवल पर जब एक्सचेंज हो रहा है, चाहे ब्लड में हो रहा है, चाहे एल्वियोलाई टू ब्लड हो रहा है, ये सारा का सारा एक सिंपल मेथड से हो रहा है, जिसे क्या कहा जा रहा है? जिसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जा रहा है. जिसे सिंपल डिफ्यूजन कहा जा रहा है. ऑल्दो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, जब हम लेते हैं तो उस टाइम पर थोड़े से एटीपी खर्च होते हैं, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं उस टाइम हम क्या होता है, डायफ्राम रिलैक्स हो रहा होता है, हमारा जो स्टर्नम है वो सब अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती. तो वो सारा कुछ पैसिव मेथड होता है. ऐसे ही उसके आगे जितना भी एक्सचेंज रहेगा CO2 से ऑक्सीजन का, वो सारा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा. ठीक है. तो उसमें कोई एटीपी खर्च नहीं होंगे. सिंपल डिफ्यूजन में सिंपल डिफ्यूजन होगा, ये मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ. तो गैसेज एक्सचेंज में ये जो है, ये मैंने क्या दिखाया है यहाँ पर डायग्रामेटिकली, आपको एल्वियोलाई दिखा रहे हैं जो कि प्राइमरी साइट है किसकी? गैसियस एक्सचेंज की. ठीक है. यहाँ पर देखिए पल्मोनरी आर्टरी जा रही है, पल्मोनरी वेन जा रही है, और जिसके बाहर की तरफ कुछ म्यूकस ग्लैंड्स भी लगी हुई हैं. म्यूकस ग्लैंड के बाद जब एल्वियोलाई डक्ट आगे शुरू होगी तो ना तो वहां पर सीलिया होंगे और ना वहां म्यूकस होगा. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था. ठीक है. और इसमें कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क होगा और गैसेस का एक्सचेंज होगा. ठीक है. हाई प्रेशर जहां होगा, पार्शियल प्रेशर, उससे लो प्रेशर की तरफ होगा. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा. और इसीलिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो किस पर डिपेंड करता है? ये प्रेशर ग्रेडियंट या हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पर पूरी तरह से डिपेंड करता है. ठीक है. तो इस स्लाइड में हमने क्या देखा? हमने इस स्लाइड में ये सीखा कि एल्वियोलाई जो है वो प्राइमरी साइट है हमारी किसकी? गैस एक्सचेंज की. और कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी यहाँ पर? ऑब्वियसली वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होंगी. किस किस के बीच में होंगी? एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में होंगी. और एक्सचेंज अकर थ्रू सिंपल डिफ्यूजन मेथड एंड इट इज बेस्ड ऑन प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. ठीक है. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं. तो अब हमें यह देखना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सिंपल डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं. ठीक है. कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस डिफ्यूजन मेथड को अफेक्ट करते हैं? तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो होती है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. गैस कितनी ज्यादा सॉल्युबल है ब्लड में. ठीक है. तो और दूसरा जो है वो है थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन की जो थिकनेस है, एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन है, वो जो मेम्ब्रेन से ब्लड में आएगी उसकी थिकनेस कितनी है. वो जितनी कम थिकनेस होगी, जितनी ज्यादा से ज्यादा पतली होगी, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से गैस जो है वो एक्सचेंज हो पाएंगे. और तीसरा है पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस कितना ज्यादा होगा. जो प्रेशर, जो गैसेस हैं उनके पार्शियल प्रेशर में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना तेजी से गैस एक्सचेंज होंगी.
ठीक है, तो कौन कौन से रहे? पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस, सेकंड है मेम्ब्रेन थिकनेस एंड थर्ड है डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। ये 3 फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे डिफ्यूजन मेथड को। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स हमको याद रखने हैं। एंड आपको ये मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत 20 से 25% ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड कम समय में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगी, ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी 20 से 25 गुना ज्यादा होती है ऑक्सीजन के मुकाबले। इसीलिए जो डिफ्यूजन रेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, चले नेक्स्ट स्लाइड पर। ये स्लाइड क्लियर हो गई आपको? नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड पर ये एल्वियोलाई का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिस पर आपको बताया गया है कि एल्वियोलाई ये जो कैविटी है जहां से ये एयर एक्सचेंज हो रही है उसकी जो मेम्ब्रेन्स की लेयर है वो यहाँ पर आपको बताई गई है। तो एल्वियोलाई की जो आउटर लेयर है, ये वाली जो ये ग्रीन वाली लेयर है, इसको बोल रहे हैं एल्वियोलाई वॉल। ठीक है, जो कि 1 सेल थिकनेस होती है। इसकी कितनी थिकनेस होती है? 1 सेल की थिकनेस होती है और ये होती है स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई, स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। ठीक है, तो पहली लेयर तो हो गई ये वाली स्क्वेमस एपिथेलियम वाली। दूसरी लेयर कौन सी है? दूसरी लेयर ये जो येलो कलर का इसमें भरा हुआ है बेसमेंट सब्सटेंस, ये वाला। तो दूसरा जो लेयर जिसे मानेंगे उसे मानेंगे दूसरी है हमारी बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, और थर्ड जो लेयर है वो कौन सी हुई? थर्ड ये वाली हुई, दिस नेक्स्ट वाली जो ग्रीन वाली है वो हुई। और उसको वो जो लेयर है वो बनी, उसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम। क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम, उसको बोलते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम, सेकंड है बेसमेंट सब्सटेंस और थर्ड लेयर जो है वो है एंडोथेलियम। इन तीनों लेयरों को, ये जो है इन तीनों लेयर को पार करके एयर को यहां आना होता है ब्लड वेसल्स में, और ये जितनी ज्यादा पतली होगी उतना तेजी से डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कितनी लेयर्स को उसको क्रॉस करना है तो हम कहेंगे 3 लेयर्स को उसको क्रॉस करना होगा फॉर डिफ्यूजन। ठीक है, चलिए, तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वही यहां पर मैंने मेंशन किया है कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो कंसिस्ट करती है 3 लेयर्स को। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट लेयर है स्क्वेमस एपिथेलियम की ऑफ एल्वियोलाई, सेकंड जो है वो है बेसमेंट सब्सटेंस। ठीक है, हम नंबर बाय नंबर चलेंगे, और जो थर्ड लेयर क्लियर करेगी वो है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलाई कैपिलरीज। ठीक है, तो इन 3 लेयर्स को क्रॉस करके फिर गैस आगे बढ़ती है। एंड द मेम्ब्रेन फेवर ऑक्सीजन डिफ्यूजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई। क्यों ऐसा? क्योंकि जो बाहर है लंग्स से, जहां से हमने एयर ली, आउटर एनवायरमेंट में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है या उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमारे लंग्स में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लंग्स में नहीं, ब्लड में ज्यादा है, या हम कह सकते हैं टिश्यू में ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लगातार मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ऑक्सीजन यूज हो रही है ना। और बाहर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो डिफ्यूजन कहां से होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अंदर कम है ऑक्सीजन, तो इसीलिए किसी मेम्ब्रेन किसको फेवर करेगी? ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को। कहां से? एल्वियोलाई यानी लंग से टिश्यू की तरफ फेवर करेगी, क्योंकि लंग ने बाहर से लिया है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये स्लाइड आपको क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सो हियर इट इज मेंशन्ड दैट मेम्ब्रेन टोटल थिकनेस, ये जो मेम्ब्रेन अभी अभी हमने डिस्कस की उसकी जो टोटल थिकनेस है इज मच लेस देन अ मिलीमीटर। इसकी जो थिकनेस है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है, 1 मिलीमीटर से भी 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। और जितनी कम होगी मेम्ब्रेन की थिकनेस उतनी ज्यादा
अच्छी बात है क्योंकि डिफ्यूजन उतना अच्छा होगा. सो देयरफॉर ऑल द फैक्टर्स इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई टू टिश्यू एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू एल्वियोलाई. ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं एक बार, एल्वियोलाई से टिश्यू क्या जाएगा? डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी. कैसे जाएगी? डिफ्यूजन से. ठीक है, और टिश्यू से एल्वियोलाई में, मैं बार बार ओ और ई को गलत कर रही हूं, जाएगा CO2. कैसे? डिफ्यूजन से. क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर जो आ रही है ये किसका पार्ट है? लंग का पार्ट है. और ये लंग में कहां से आ रही है ऑक्सीजन? आउटर एनवायरमेंट से, आउटर एटमॉस्फेयर से, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू अवर बॉडी, एज कंपेयर टू अवर टिश्यू. तो वहां से उसने एल्वियोलाई में लिया, हाई कॉन्सेंट्रेशन वहां है, टिश्यू में कम है, तो एल्वियोलाई से टिश्यू में ऑक्सीजन जाएगी और उल्टा इसका जस्ट, यानी कि टिश्यू से एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी थ्रू अ वेरी सिंपल मेथड दैट इज सिंपल डिफ्यूजन. ठीक है, चलिए अब यहां पर एक टेबल दी हुई है जिसे हमें देखना होगा. जैसे मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंट गैसेस हैं, यानी कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, उसका माइग्रेशन टोटली डिपेंड करता है उसके पार्शियल प्रेशर पर. हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ जो है वो गैस मूव करेगी. यही हमने अभी तक देखा. तो अभी हम इसको देखते हैं कि अलग अलग जो हमारे ऑर्गन के पार्ट हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, उसमें कितना पार्शियल प्रेशर होता है और उसमें कहां से कहां जो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करती है. तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर टेबल में देख रहे हैं, ये टेबल मैंने एनसीईआरटी से ही ली है. तो जो ये रेस्पिरेटरी गैसेस हैं, ये है हमारी ऑक्सीजन, ठीक है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक एयर जो है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर है वो है 159. कितना है ये? 159. ठीक है, और एल्वियोलाई में कितना है? एल्वियोलाई में है 104. ठीक है, ब्लड जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है यहां पर. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर? इट इज 40. ठीक है, और जब ये 40 है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 95. और टिश्यू में कितना है? टिश्यू में अगेन 40. ठीक है, और अगर हम यही चीज कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में है 0.3. ठीक है, एल्वियोलाई में है 40. ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में इसका ज्यादा है 45 एज कंपेयर टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें है 40 एंड टिश्यू में अगेन 45. तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू में जो पार्शियल प्रेशर है वो बराबर है. तो अब ये देखना है कि ये जो है कहां से कहां मूव करेगी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो एटमॉस्फेरिक एयर में 159 है, एल्वियोलाई में 104 है, तो हाई से लो की तरफ. तो ये यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एल्वियोलाई में मूव करेगी. ठीक है, और एल्वियोलाई में किसका प्रेशर ज्यादा है? 40 है कार्बन डाइऑक्साइड का, और जबकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है 0.3. तो ये एल्वियोलाई से एटमॉस्फेरिक प्रेशर में मूव करेगी. ठीक है, अब फिर से देखते हैं कि एल्वियोलाई से कहां जाएगी? एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यहां पर प्रेशर कम है, यहां प्रेशर ज्यादा है, तो एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जाएगा. अब जैसे ही ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिला तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया. ये ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो गया और इसका प्रेशर हो गया 95, है ना. अब जब इसका प्रेशर 95 हो गया और टिश्यू में 40 है इसका पार्शियल प्रेशर, तो ये दोबारा से 95 से टिश्यू की तरफ मूव करेगा. ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यू में है 45 एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में है 40. तो हाई से लो की तरफ मूव करेगा.
ठीक है, अब यहाँ पर 40 था, जैसे ही इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व हुई तो ये कन्वर्ट हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, है ना। तो इसका पार्शियल प्रेशर हो गया 45। अब ये हाई से लो की तरफ करेगा, यहाँ पर 45 है, एल्वोलाई में 40 है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू एल्वोलाई मूव करेगा। एंड देन एल्वोलाई में 40 है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 0.3 है, तो ये एल्वोलाई से एटमॉस्फेयर प्रेशर में यानी कि बाहर की तरफ, यानी हम एक्सेल कर देंगे अपने कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इस तरीके से हमें ये पूरी की पूरी टेबल समझनी होगी, और ये जो पूरा का पूरा डेटा है वो हमें ये अच्छे से बता रहा है कि किस तरीके से हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर जो गैसेस हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो मूव करती हैं अकॉर्डिंग टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, और हम कह सकते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, एल्वोलाई टू ब्लड एंड ब्लड टू टिश्यू। ठीक है, ये सारा का सारा आपको टेबल समझ में आई होप आ गई होगी। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे को दिया हुआ है पार्शियल प्रेशर के बारे में, आपको समझाया हुआ है। यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर के बारे में कुछ और पॉइंट्स समझेंगे। तो पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल गैस, इट रिप्रेजेंट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर। किसी मिक्सचर में किसी भी गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है या उसकी परसेंटेज कितनी है, उसको पार्शियल प्रेशर कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट एग्जिस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वुलाई टू ब्लड एंड टिश्यू, है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम इन अपोजिट डायरेक्शन, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको टेबल में समझाया। ठीक है, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो वो एल्वोलाई में आएगी, एल्वोलाई से ब्लड में आएगी, ब्लड से टिश्यू में जाएगी, और इसका जस्ट अपोजिट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि बॉडी के अंदर टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो वो बाहर निकलेगी। ठीक है, दोबारा से उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि इस पूरे की पूरी डायग्राम में अगर हम देखें, ये भी मैंने आपको एनसीईआरटी से ही लिया है, तो जो इंस्पायर हम करते हैं, हम जो इनहेल करते हैं अपनी एयर, उसमें पार्शियल प्रेशर किसका ज्यादा है? 104 है ऑक्सीजन का, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 40 mmHg। ठीक है, तो जब इसका यहां ज्यादा है और ब्लड में कम है, तो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आ जाएगी। ठीक है, पल्मोनरी वेन में आ जाएगी, पल्मोनरी वेन से ये जो है हार्ट में गई, और हार्ट से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसने ले लिया है ब्लड कहां से? एल्वुलाई से लेकर हार्ट में आई, हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ये कहां जा रहा है? जो ब्लड ये जा रहा है टिश्यू में, है ना। और टिश्यू में जाके इसने क्या किया? जो ऑक्सीजन था जिसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ हाई थी और बॉडी टिश्यू में कम थी, तो यहाँ कम है तो ऑक्सीजन को उसने दे दिया टिश्यू को। ठीक है, यहां पर ब्लड में 95 थी और टिश्यू में कितनी थी? 40। ठीक है, तो उसने क्या किया? ब्लड से टिश्यू को दे दिया। अब क्या हुआ? ब्लड में टिश्यू को दे दिया तो ब्लड में हो गई कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन की कम और कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां है? इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बॉडी टिश्यू में, तो यहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है, यहां पर लो है, तो ये हाई टू लो मूव करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने मूव किया फिर ब्लड में, टिश्यू से ब्लड में, एंड देन सिस्टमेटिक वेन से ये गया हार्ट में, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ फिर ये गया बाहर, जहां पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 40। क्यों गया? क्योंकि यहां पर बॉडी के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन इसकी आ रही है वो 45 आ रही है। ठीक है, समझ में आ गया कैसे वो ये प्रेशर ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो हमारी इनहेल और एक्सहेल हम करते हैं वो थ्योरी काम करती है। आई होप आपको अब कंसेप्ट ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस इन द ब्लड। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ऑक्सीजन जो हमारी है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड में कैसे कैसे होता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हमारी ब्लड में 97% जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं ऑक्सीजन को। कितने को? 97% को। ठीक है, और रिमेनिंग जो 3% ऑक्सीजन बच जाती है वो डिजोल्व प्लाज्मा में डिजोल्व होके फिर ट्रांसपोर्ट होती है। सो इट इज मेंशन्ड ओवर हियर, क्या मेंशन है? 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, द रिमेनिंग 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड इन अ डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करें तो 20 to 25%
जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आरबीसी। आरबीसी के साथ केवल जहां ऑक्सीजन 97% होती है, क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन बहुत रिच होता है, 97% आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, वहीं कार्बन डाइऑक्साइड केवल 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होती है, और जो रिमेनिंग 7% है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट होती है एज ए बाइकार्बोनेट आयन। कैसे होती है? एज अ बाइकार्बोनेट आयन। ठीक है, ये डेटा हमें याद रखना है। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड। अब ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? किसका? ऑक्सीजन का। यहां पर हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीजन का। सो ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट इन आरबीसी इन अ रिवर्सिबल मैनर। ये जो है हीमोग्लोबिन लगे हुए हैं, ठीक है। ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें हीम यहां पर है, और ये जो रेड कलर के दिखाए हुए हैं ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं। तो ये 4 दिखाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हीमोग्लोबिन है वो एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है, उस कैरी करने की उसमें क्षमता होती है एक नॉर्मल हीमोग्लोबिन में। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन करता है किसका? ऑक्सीजन का। और हीमोग्लोबिन क्या है? इट इज अ रेड कलर्ड पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ आरबीसी। ठीक है, चलिए अब ऑक्सीजन बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन is primarily related to the partial pressure of oxygen. Other factor including partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. तो हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंडिंग ऑक्सीजन की हो रही है वो टोटली डिपेंड करती है इस बात पर कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, कहाँ कितना है, ब्लड में कितना है। ठीक है, तो ये पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, और ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड का यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, या हम कहें कि पीएच कितना है। ठीक है, पीएच कह दें या हम हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कह दें, और टेम्परेचर कितना है। ये 4 फैक्टर्स हैं जो ये डिपेंड करते हैं कि कितनी बाइंडिंग होगी या कितना एसोसिएशन होगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, ये 4 फैक्टर हैं, इन पर ये डिपेंड करता है। सो द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन कितने परसेंटेज हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, ये डिपेंड कर इसको अगर हम लेकर एक कर्व बनाएं तो वो कर्व बनता है सिग्मॉइड इन नेचर। कैसा बनता है? सिग्मॉइड कर्व बनता है, और इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। व्हाट वी कॉल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। इस कर्व को कहते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, सो द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2 रिजल्टिंग अ सिग्मॉइड कर्व। यहां पे ऑलरेडी मेंशन्ड है सिग्मॉइड कर्व, जिसे कहा जाता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। अगर यही आपको पता है हमारी मसल्स में भी ऑक्सीजन एक पिगमेंट होता है जिसे मायोग्लोबिन कहते हैं। ठीक है, तो वहां पर भी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है कभी कभी जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो अगर हम उसके साथ यहाँ पर कर्व बनाएंगे तो वो जो कर्व है वो हाइपरबोलिक बनता है, जबकि ऑक्सीजन के साथ जब डिसोसिएशन कर्व बनाते हैं तो वो सिग्मॉइड बनता है। ठीक है, तो दिस कर्व हेल्प टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2, hydrogen ion concentration on oxygen binding to the
हीमोग्लोबिन। तो ये कर्व हमारे को बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उन फैक्टर्स को अगर हम बढ़ा दें घटा दें, उस चीज में बहुत हेल्प करता है बताने में कि क्या होगा, कितने परसेंटेज बाइंडिंग होगी ऑक्सीजन की या नहीं होगी। तो इस कर्व को अब हम समझते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है और ये हमारा कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर कर्व को देख रहे हैं, ये सिग्मॉइड कर्व है और अगर मैं यहां पर देखूं तो इसकी अगर यहां से मैं एक लाइन खींचूं तो अच्छा, इस लाइन को खींचने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है हमने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg, ठीक है, जैसे 20, 40, 60, 80, 100। और जो वाई एक्सिस है उस पर लिया हुआ है परसेंटेज ऑक्सीजन सेचुरेशन टू हीमोग्लोबिन की, कितनी परसेंटेज जो ऑक्सीजन की है वो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग करती है। तो मैक्सिमम बाइंडिंग जो है, हम अगर आप देखें यहां से कर्व करें, कर्व ये जो सिग्मेंट है अगर हम अपर साइड पर करें तो हम देख रहे हैं जो मैक्सिमम बाइंडिंग, ऑल दो मैं हाथ से बना रही हूं, ये यहां जाके कंप्लीट हुई कुछ, तो यहां जाके तो ये लगभग लगभग है 97%। ठीक है, 90 हीमोग्लोबिन है, यानी कि आरबीसी के साथ बाइंडिंग हो रही है। और यही अभी हमने 2 स्लाइड पहले पढ़ा था कि 97% जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका आरबीसी करती है, रिमेनिंग 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व होती होती है। तो जब हम इस सिग्मॉइड कर्व को स्टडी कर रहे हैं तो 97% जो है जो आरबीसी के साथ वो बाइंडिंग कर रही है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कर रही है। और उस टाइम जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा है लगभग लगभग 95%, 95। तो 95 mmHg पर 97% जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर रही है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जैसे ये जो एक डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाई हुई है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम 40 जो है 40 mmHg पर अगर हम नोटिस करें तो अगर ये जो 40 mmHg है ये ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है, मैं फिर भी इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 40 पर अगर हम देखें तो ये लगभग लगभग, अगर हम प्रेशर जस्ट ऑलमोस्ट हाफ किया, कम किया मींस, तो भी हम देखेंगे तो 80 के जस्ट बीच में आके यहाँ पर लाइन बन रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 75% है ना, 70 और 80 के जस्ट बीच में है। तो 75% इस टाइम पर भी ऑक्सीजन जो है बाइंड की हुई है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, और ये MMH 40 कितना होता है, Hg जो अगर 40 अगर हम बात करें तो ये प्रेशर होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही होती है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी 75% ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये अभी अभी हमने देखा था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितने पर था, अभी हमने टेबल पढ़ी थी 40 था टिश्यू में, है ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी कितना पार्शियल प्रेशर था, 40 था। तो 40 पर अगर हमने देखा जब डीऑक्सीजनेटेड है तब भी 75% ऑक्सीजन की बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ, है ना। और इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा बाइंड नहीं करती, वो मैक्सिमम 70% किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही होती है, कार्बोनेकाइन की तरह से, कार्बोनेकाइन की तरह थ्रू प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अच्छा, अगर हम इसको और ज्यादा कम करने की कोशिश करें कि चलिए हमने यहाँ पर 97% देख लिया जो मैक्सिमम कैरी करता है, 75% देख लिया जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का है, तब भी 75% ऑक्सीजन को वो कैरी कर रहा है आरबीसी। तो अगर हम प्रेशर जो है कम कर दें, अगर हम देखें कि 50% कितने पर करता है भाई, अगर 50% की बात है तो ये रहा 50%, इसको अगर हम हाईलाइट करें और इसको ग्राफ एक बार नीचे की तरफ खींचें, बिल्कुल सीधी नहीं आ पा रही है मेरी लाइन, फिर भी मैं ऑलमोस्ट कोशिश कर रही हूँ। यस, तो ये पॉइंट जो बना ये 30 से कम है, तो हम कह सकते हैं 26.4 mmHg। तो अगर हम कहें कि 50% हीमोग्लोबिन, वो पॉइंट जिस पर 50% हीमोग्लोबिन बाइंड करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं P50। ठीक है, P50 क्या है, P50 इज दैट पॉइंट जब हीमोग्लोबिन
50% ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करने की क्षमता रखता है, उसे P50 कहते हैं और उसकी वैल्यू होती है लगभग 26.4 mmHg और कैलकुलेशंस में अगर देखते हैं तो इसको हम 30 mmHg भी ले लेते हैं कभी कभी कैलकुलेशन के टाइम पर। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से देखें, इस ग्राफ को समझें, तो जब मैक्सिमम जो अभी हमने बात की थी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की कि 97% ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आरबीसी, 3% ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू, तो यस 97% होता है और उस टाइम प्रेशर होता है उसका 95 mmHg और 75% भी ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है जब प्रेशर होता है वहां पर 40 mmHg जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। तो यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी 75% जो ऑक्सीजन है उससे बाइंड करने की क्षमता होती है। और P50 क्या है? इट इज अ प्रेशर, ये एक प्रेशर है, प्रेशर पॉइंट है जब 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड रहता है या बाइंडिंग करता है। अगर अब इस पूरे के पूरे कर्व को हम दो भागों में डिवाइड कर दें, अगर हम इस पूरे के पूरे लाइए, मैं इसमें वो चेंज कर लेती हूँ कलर, अगर हम इस पूरे के पूरे कर्व को दो भागों में डिवाइड करें, लाइक फॉर एग्जांपल यहां इसे हमने बोला राइट साइड और ये है हमारा लेफ्ट साइड। तो हमारी जो राइट साइड की कंडीशंस हैं, हमारी जो राइट साइड की कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि जब हमारा ऑक्सीजन लो है, हमारा पीएच की लो है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, हमारे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर हम इस कर्व को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखें तो हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ देखेंगे तो मैं कहाँ लिख दूं, यहां लिख देती हूं मैं। ये कंडीशंस वो हैं जब हमारा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, पीएच ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है और टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, तो अगर इस कर्व को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे तो वो कब शिफ्ट होगा? जब ऑक्सीजन कम होती जाएगी, पीएच कम होता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हम मूव करेंगे इसको, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, पीएच ज्यादा होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और P50 की वैल्यू भी कम होनी चाहिए। P50 भी इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, ये जो P50 की वैल्यू है, जब हम इस पूरे कर्व को शिफ्ट करेंगे तो P50 भी उधर शिफ्ट हो जाएगा और इस केस में राइट हैंड साइड में P50 की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स जो इस पर्टिकुलर सिग्मोइड कर्व को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। सो इन एल्वुलाई की यहां पर बात हो रही है, so in alveoli high PO2, ठीक है, एल्वुलाई में PO2 हाई एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, लेसर हाइड्रोजन आयन और वी कैन से पीएच कॉन्सेंट्रेशन एंड लोअर टेम्परेचर। ठीक है, कंडीशंस फेवर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन को एल्वुलाई में किस किस चीज ने फेवर किया? हाई PO2, लो PCO2, लो pH, लो टेम्परेचर, लो pH नहीं है, लो हाइड्रोजन आयन यहां पर लिखे हुए हैं तो मैं इसको हटा देती हूं, लो हाइड्रोजन आयन। ये कंडीशन है, कहां पर है ये कंडीशन है एल्वुलाई में, जहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। यही तो अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि भाई बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, हाइड्रोजन आयंस कम है, टेम्परेचर भी कम है। ठीक है, एज कंपेयर टू अवर टिश्यू। और टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, टिश्यू में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। टिश्यू में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर हाई हो जाएगा,
हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ये चीज कहाँ होगी? ये चीज होगी टिश्यू में, ये चीज होगी टिश्यू में। ठीक है, चलिए। सो टिश्यू में लो ऑक्सीजन, जो कि मैंने ब्लू में मेंशन किया है, हाई PCO2, हाई हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा एसिडिक एनवायरमेंट होगा, और आपको पता है यहाँ कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक आयंस बनते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं, है ना। एंड हाई टेम्परेचर, टिश्यू के अंदर टेम्परेचर एज कंपेयर टू आउटर एनवायरमेंट ज्यादा होगा। सो दीज कंडीशंस फेवर ऑक्सीजन डिसोसिएशन फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो कि ब्लड के साथ हीमोग्लोबिन ने बाइंडिंग कर रखी थी, ये कंडीशंस उस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग करेंगी। जब वो अलग करेंगी तभी तो ऑक्सीजन यूज होगी इन टिश्यू फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो वहां पर ये कंडीशंस आ जाती हैं टिश्यू में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, अगला पॉइंट यहां पर मेंशन किया हुआ है डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशंस का। जैसे कि इसमें बताया है कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कोई, तो उसमें से लगभग 5 ml उसमें ऑक्सीजन होती है जो टिश्यू को दी जाती है। अगर 100 ml टोटल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें से 5 ml जो है वो टिश्यू को दी जाती है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन चल रही है। लेकिन ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसी 100 ml में से लगभग 15 ml जो ऑक्सीजन है वो डिलीवर होती है टिश्यूज को। 3 टाइम वो बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, क्योंकि उस टाइम हैवी एक्सरसाइज के टाइम पर ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ज्यादा हो रही होती है, ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। जब ज्यादा सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब यहां पर बात हो रही है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की। अभी हमने ऑक्सीजन का डिस्कस किया था, अब हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। किस फॉर्म में ये जैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, ये ट्रांसपोर्ट होता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। सो दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। अभी अभी हमने डिस्कस किया, लगातार हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर पर ही डिपेंड करेगा कि कितनी बाइंडिंग चलेगी और कितनी नहीं चलेगी, है ना। सो अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड टू एल्वुलाई पर 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड अगर 100 ml ब्लड है तो उससे 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो दिया जाता है एल्वुलाई को बाहर निकालने के लिए। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये दोबारा अंदर टिश्यू से क्या कहते हैं, कैपिलरीज में आके, आरबीसी में आके पानी के साथ H2O के साथ कंबाइंड करके कार्बोनिक ये बना देता है क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड H2CO3, और ये दोबारा कार्बोनिक आयन और H आयन में ब्रेक हो जाता है। ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होती है। ठीक है, और ये जो कार्बोनिक आयन होते हैं ये बाहर निकल आते हैं प्लाज्मा में एज अ कार्बोनिक एसिड, और प्लाज्मा में डिसॉल्व होके ये मैक्सिमम जो है ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, चलिए। अब यहां पर बताया गया है कि इन जो टिश्यू की बात हो रही है, टिश्यू में क्या ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, ऑब्वियसली वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी और जो ऑक्सीजन है वो कम होगी। टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है। तो जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो जब ये ज्यादा है तो ये किससे बाइंड करेगी, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा बाइंड करेगी। और जबकि एल्वुलाई में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट होगा। एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है, तो वहां पर क्या होगा, जिसने हीमोग्लोबिन से टिश्यू में बाइंड किया था वो वहां जाके डिसोशिएट हो जाएगी। डिसोशिएशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन अकर ओवर हियर, कहां, एल्वुलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू हीमोग्लोबिन इन टिश्यू इज डिलीवर एट द एल्वुलाई। आरबीसी कंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बाइंड करती है H2O के साथ कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और यहां पर बना लेती है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, और फिर से ये कन्वर्ट होता है
HCO3 और H आयन में, और ये जो है चले जाते हैं फिर प्लाज्मा में। ये कहानी पूरी की पूरी होती है, ठीक है। सो आरबीसी कंटेन अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा, ठीक है। तो ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। अब इस पिक्चर में हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि कहां पर क्या हो रहा है। ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स हैं हमारी टिश्यू की, ठीक है। टिश्यू जहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, जहां मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है वहां पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की वहां पर कम है, ठीक है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये ज्यादा से लो में ट्रांसपोर्ट होगी। ज्यादा से लो में हुई ट्रांसपोर्ट तो क्या हुआ, ये इसने डिसॉल्व किया, थोड़ा सा प्लाज्मा में डिसॉल्व हो गई, थोड़ा सा आरबीसी के पास आई, थोड़ा सा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ इसने कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लिया, ये ठीक है। और कुछ जो है वाटर के साथ इसने रिएक्ट करा कार्बोनिक एनहाइड्रेस की प्रेजेंस में, और कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनिक वो तुरंत डिसोशिएट हुई, रिवर्सिबल रिएक्शन है, कार्बोनिक आयंस और एच आयन में कन्वर्ट हुई, और जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन विद इन आरबीसी ज्यादा हुई तो ये जो है बाहर निकल आए, और उसको बैलेंस करने के लिए जब नेगेटिव आयंस बाहर निकल के आ रहे हैं तो कुछ क्लोराइड आयंस हैं वो अंदर आरबीसी के चले गए। जब क्लोराइड आयन अंदर गए इन टिश्यू, ध्यान रखेंगे टिश्यू में हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, टिश्यू में हो रहा है ये सब कुछ, टिश्यू लेवल पे हो रहा है। तो जब क्लोराइड आयन अंदर जाएंगे तो इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। कार्बोनिक आयन बाहर आएंगे और क्लोराइड आयन अंदर आएंगे, ठीक है। अब यही जो है ब्लड सर्कुलेट होते 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 कहां जा रहा है, ये जा रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन में। कहां पे, इसका मतलब है ये जा रहा है एल्वुलाई में, ठीक है। तो जब ये एल्वुलाई में जा रहा है तो एल्वुलाई में किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? एल्वुलाई में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है। ये जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ आ गई, और ये जो ऑक्सीजन है उसने हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया, है ना। और यहां पर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड थी वो कुछ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ हाइड्रोक्लोरिक आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम है, यहाँ ज्यादा है, तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी तो ये बाहर निकली। जब ये दोनों डिसोशिएट हुए बाहर निकलेगी तो नहीं, इसको हीमोग्लोबिन से अलग होना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन जैसे ही अलग हुआ इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया। ऐसे ही ये जो हीमोग्लोबिन ने हाइड्रोजन आयन के साथ बाइंडिंग की हुई थी, हीमोग्लोबिन अलग हुआ, हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आए, और ये जो क्या कहते हैं, ये जो कार्बोनिक आयंस थे इसने ये जो बाहर यहाँ पर इस जगह पर जब ये कहाँ है, टिश्यू लेवल पर है, कार्बोनिक आयन बाहर आ गए थे, राइट। ये कार्बोनिक आयन फिर से अंदर गए और इन्होंने इन हाइड्रोजन आयन के साथ मिलके दोबारा से H2O और CO2 में कन्वर्ट हुए, ठीक है। और ये CO2 फिर से डिसॉल्व फॉर्म में बाहर निकल गई, और जब ये अंदर आए तो फिर क्लोराइड आयन बाहर चले गए। क्लोराइड आयन बैलेंस करने के लिए जितने नेगेटिव आयन अंदर आएंगे कार्बोनिक वाले, क्लोराइड आयन उतने बाहर जाएंगे, और इस पोजीशन को बोला गया रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हमारा कहां हुआ? रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट हमारा हुआ एल्वुलाई में। क्लोराइड शिफ्ट हमारा कहां हुआ? क्लोराइड शिफ्ट हमारा हुआ टिश्यू लेवल पर। ये पिक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलें नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर दिया हुआ है कि एट टिश्यू लेवल, वही जो मैंने आज आपको अभी इस डायग्राम के साथ समझाया है वही यहां पर लिखा हुआ है। एट टिश्यू लेवल हाई CO2, है ना, टिश्यू लेवल पर CO2 हाई है, सो CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड means RBC and plasma and form bicarbonate ions and hydrogen ions, right. And at alveolar level carbon dioxide is low, partial pressure carbon dioxide का कम है, so reaction proceed in the opposite direction leading the formation of carbon dioxide and water, and carbon dioxide trap as a bicarbonate ion as at tissue level and transported to the alveoli and release carbon dioxide। ठीक है, अब ये दोनों लाइंस आपको समझ में आ गई। चलिए
अब इस रेस्पिरेशन का रेगुलेशन कैसे होता है? जो रेस्पिरेशन हमारा होता है उसको रेगुलेशन कौन करता है? तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो है वो मेड्यूला में प्रेजेंट होता है. It is present in medulla region of brain and primarily responsible for its regulation. कौन सा एरिया? मेड्यूला ऑब्लंगाटा. ये यहाँ पर ये जो ब्रेन का डायग्राम है, ये वाला जो एरिया है वो मेड्यूला है. ऊपर का पोन्स एरिया है, ये भी थोड़ा बहुत इसमें कुछ सेंटर्स पाए जाते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ उसकी रिदम के लिए, रेस्पिरेशन की रिदम के लिए. तो देखते हैं. अच्छा, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि प्राइमरी जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ये प्रेजेंट है मेडुलर रीजन में, जबकि न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट इन पोन्स रीजन. ये वाला जो पोन्स रीजन है यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट है. एंड दिस कैन मॉडरेट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर्स फंक्शन. मॉडरेट करता है और उसकी रेट को, रेस्पिरेशन की रेट को ये लगातार मॉनिटर करता है. क्या? न्यूमोटैक्सिक सेंटर. ठीक है. एंड द न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द न्यूमोटैक्सिक सेंटर कैन ऑल्टर द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन एंड एडजस्ट रेस्पिरेशन रेट. तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का क्या काम रहा? ये इंस्पायर, हम जितनी देरी ड्यूरेशन, कितनी देर तक हम इनहेल कर रहे हैं, कितनी देर तक हम सांस ले रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन को ये क्या करता है? ऑल्टर करने की क्षमता रखता है, ऑल्टर कर सकता है. तो ये रेस्पिरेशन रेट को एडजस्ट करने का काम करता है. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम से पूछा जाता है. तो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट है मेड्यूला में. पोन्स रीजन में प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो रेस्पिरेशन की रेट को चेंज कर सकता है, क्योंकि ये इनहेलेशन की ड्यूरेशन को ऑल्टर कर सकता है. ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, एक दूसरा होता है कीमो सेंसिटिव एरिया. Adjacent to the rhythm center, this area is highly sensitive to carbon dioxide and hydrogen ion. रिदम सेंटर के पास ही ये प्रेजेंट है कीमो सेंसिटिव एरिया, और ये बहुत ही सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन के लिए. इंक्रीज लेवल ऑफ दीज सब्सटेंस एक्टिवेट द कीमो सेंसिटिव एरिया. द कीमो सेंसिटिव एरिया सिग्नल the rhythmic center to make necessary respiratory adjustment to eliminate these substance. जो रेस्पिरेटरी सेंटर में नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है अगर कुछ एक्टिव सब्सटेंस जो वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनको निकालने के लिए जितनी भी जरूरत पड़ेगी वहां पर ये सिग्नल देता है. ठीक है, कीमो सेंसिटिव एरिया. और ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के लिए. There are certain receptors and remediator actions also present. Receptors क्या हैं? Receptors associated with the aortic arc and carotid artery recognize change in carbon dioxide and hydrogen concentration. These receptors send signals to rhythm center for correlative action. Oxygen's role in respiratory रिदम रेगुलेशन इज रिलेटिवली इनसफिशियंट. ऑक्सीजन का यहाँ पर कोई रोल नहीं है ज्यादा. मेन रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का. कार्बन डाइऑक्साइड में अगर कोई भी चेंज आएगा, ठीक है, तो ये रिसेप्टर्स तुरंत देख लेंगे और फिर जो सेंटर्स हैं वो उसको निकालने के लिए तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो. अब देखते हैं कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. जो फर्स्ट डिसऑर्डर है उसका नाम है अस्थमा. तो ये एक नॉर्मल पर्सन का लंग है, एयरवेज है, ये लंग है. जब ये नॉर्मल सिचुएशन होती है तो इस तरीके की जो है ट्रैकिया या एयरवेज प्रेजेंट होता है. मसल भी नॉर्मल है, एयरवेज भी नॉर्मल है और नॉर्मल सर्कुलेटरी आराम से जो है एयर आ रही है और जा रही है वाली सिचुएशन हो जाती है. लेकिन जब किसी भी पर्सन को अस्थमा हो जाता है तो उसमें उसकी जो ये ट्रैकिया वाला रीजन है उसमें लिमिटेड सप्लाई हो जाती है एयर फ्लो की. क्यों? क्योंकि उसकी जो मसल्स होती हैं ट्रैकिया वाले रीजन की वो टाइट हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं. आप देख रहे हैं किस तरीके से वेवी लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है और इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और उनकी थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है. वहां म्यूकस भी जमा हो जाता है. तो एयर का आना और जाना, जब इसी ट्रैक पर एयर प्रॉपर से आ और जा नहीं पाएगी तो उसको क्या होगा? सांस लेने में कठिनाई आएगी. तो इसमें क्या होता है अस्थमा में? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग,
कॉजिंग वीजिंग, तो देयर इज अ साउंड, क्योंकि म्यूकस भी अवेलेबल है, म्यूकस है तो घर घर की साउंड भी यहाँ पर आएगी जिन लोगों की को अस्थमा होगी, क्योंकि और इसमें इन्फ्लेमेशन होता है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, तो अस्थमेटिक पर्सन को क्या होता है, जो हमारा ट्रैकिया वाला पूरा रीजन है, उस पूरे रीजन में ब्रोंक्यूल्स तक जो है इन्फ्लेमेशन होगा, डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग होगी, क्योंकि उसके आसपास की जो मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, वहां म्यूकस डिपॉजिट हो जाता है, तो एयर का जो पैसेज है वो क्लीन नहीं होता और एक वो प्रॉपर तरीके से नहीं अरेंज होता, जिससे कि बहुत ही नॉर्मल तरीके से एयर आ और जा सके, तो उसको सांस लेने में काफी तकलीफ होती है और ऐसे लोगों को अस्थमा हो जाता है। दूसरा जो है वो है एम्फाइलसीमा। एम्फिलसीमा, ये इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर। इसमें क्या है, ये आप देख पा रहे हैं दो डायग्राम, एक नॉर्मल पर्सन के एल्वेलाई इस तरीके की होती हैं, गोल 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 गोल, ठीक है, अलग अलग उनकी अपनी अपनी वॉल है, जबकि जो एम्फिलसीमा वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी जो एल्वेलाई वॉल होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और जब वो डैमेज हो जाती हैं तो वो सारी एक साथ चिपक जाती हैं। ठीक है, जब वो एक साथ चिपक जा रही हैं तो क्या हो रहा है, उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का सरफेस एरिया है, एल्वेलाई जितनी दूर है वो उतना ज्यादा फूल रही है, सरफेस एरिया बना रही है ना, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा हम एयर ले पाएंगे और वो उतना अच्छा फंक्शनैलिटी होगी हमारे लंग्स की। लेकिन अगर एल्वेलाई की वॉल डैमेज हो जाएगी तो रेस्पिरेशन का जो सरफेस एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, और रिड्यूस हो जाएगा तो उसको भी क्या होता है, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी होती है, और इसका जो मेजर कॉज होता है वो होता है सिगरेट पीना या स्मोकिंग करना। उस वजह से लंग्स इस तरीके से खराब हो जाते हैं, चौपी हो जाते हैं, उनकी वॉल्स खराब हो जाती हैं और उनका जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेशन डिसऑर्डर। इट अकर इन सर्टेन इंडस्ट्रीज, यानी कि जो लोग कहीं इस तरीके की इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पत्थर तोड़े जा रहे हैं, स्टोन ब्रेकिंग है, ग्राइंडिंग है, सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं जहां डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, एक्सेसिव डस्ट हो रही है, वहां पर जो है बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है एक लेवल तक तो अपने आप को कोप अप करने की कोशिश करती है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में एक्सपोजर होता है इसी तरीके के डस्ट पार्टिकल का, तो उसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है, एंड उन लोगों को ऑक्यूपेशनल रिसेप्टर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो जाती है, उसमें भी सांस लेने में उनको कठिनाई होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड जो सेकंड पार्ट था, अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इन केस यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। तब तक खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए लाइफ को, और खूब एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए मेहनत करिए। थैंक यू, धन्यवाद।